हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बारे में डिस्कस किए और इन दो पीरियड के बारे में डिस्कस करने के साथ ही हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी में मैंने आपको बताया कि मानव के द्वारा 2500 बीसी में स्क्रिप्ट का खोज कर लिया गया, लिपि का खोज कर लिया गया, जिसका मतलब होता है कि उस समय के लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया। जब हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो वहाँ से इतिहास में एक नए पीरियड की शुरुआत होती है, एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के ही बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले 3 सवाल पूछे जाएंगे जो आपके सामने है और उसको जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में करके दिखाएं। तो दोस्तों, ये है 3 सवाल जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। इस सवाल का आंसर सिर्फ वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया हो। तो आइए डिस्कस करते हैं इस 3 सवाल को। पहला सवाल है, एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन विच डॉग फाउंड इन। पहला सवाल है कि मानव का कंकाल कुत्तों के हड्डियों के साथ किस जगह पर पाया गया था। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि मानव कंकाल कुत्ते के हड्डियों के साथ किस जगह पे पाया गया था। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में जगह पड़ता है बुरज़होम और गुप्त कराल, वहीं पे हमें मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते की हड्डियाँ मिली थी। तो पहला सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त कराल एंड बुरज़होम, ये दोनों जगह जम्मू कश्मीर में है। दूसरा सवाल क्या है, फ्रॉम विच पीरियड ह्यूमन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। मतलब यह है कि किस काल से, किस युग से मानव ने खेती का शुरुआत करना शुरू किया। ये पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। खेती की शुरुआत की अगर हम बात करें तो मानव के द्वारा इसे नियोलिथिक पीरियड में या नवपाषाण युग में शुरुआत किया गया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि खेती में सबसे पहले बार्ले, वीट और उसके बाद कॉटन का खेती किया गया था। तो आपसे सिर्फ पीरियड पूछा है कि किस युग में शुरुआत हुआ, नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण युग। तो मानव द्वारा खेती की शुरुआत नियोलिथिक पीरियड में किया गया या नवपाषाण युग में। तीसरा और आखिरी सवाल है, इन विच प्लेस वी फाउंड द एविडेंस ऑफ राइस ग्राम। बहुत बढ़िया सवाल है। राइस ग्राम का एविडेंस यानी कि चावल की खेती। अब खेती शुरू हो गया तो खेती करते करते धीरे धीरे चावल की खेती की भी शुरुआत हुआ। तो चावल की खेती का साक्ष्य या चावल की खेती का सबसे पहले प्रूफ हमें किस जगह पे मिला। आपसे यही सवाल है। ऑप्शन ए मादा, बी कोयम्बटूर, प्रतापगढ़ और कोल्डीहा। अगर आपने लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोल्डीहा। जी, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोल्डीहा, वहीं पे हमें राइस ग्राम का सबसे पहला एविडेंस मिलता है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, मानव द्वारा अगर खेती की शुरुआत की गई तो सबसे पहले बार्ले मीन्स जौ का खेती किया गया, उसके बाद गेहूं और उसके बाद कॉटन यानी कपास का खेती। इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये है 3 सवाल। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपसे नहीं बना तो आपको लेक्चर से दोबारा से देखना होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड समाप्त होता है और इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की तरफ। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी थे और फॉसिल्स भी थे। कहने का मतलब हमारे पास लिखित स्रोत भी हैं और अवशेष भी है। अगर आपको याद हो
तो मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड था, हम प्री हिस्टोरिक बात कर रहे हैं, नॉट प्रोटो। पढ़ना तो प्रोटो है, लेकिन मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें हमारे पास केवल और केवल फॉसिल थे, अवशेष थे, लिखित स्रोत नहीं थे। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी है, फॉसिल्स भी है, कहने का मतलब लिखित स्रोत और अवशेष दोनों है। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जितने भी हमें लिखित स्रोत मिले, लिटरेरी सोर्स मिले, उन सबको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किया गया है। कहने का मतलब कि उस समय के लोगों ने, उस समय के मानवों ने जो लिखा, लिखकर क्या बताने का कोशिश किया या उन्होंने क्या लिखा, इस बात को समझने में आज भी सफलता हासिल नहीं किया गया है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यही है जिसमें हमारे पास लिखित स्रोत भी होते हैं और हमारे फॉसिल्स भी होते हैं। तो हेडिंग लगाए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आगे ऐतिहासिक काल। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया, जिसे हम हिंदी में प्राचीन भारत कहते हैं, और इसमें आज हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम हिंदी में आगे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्स के साथ साथ क्या होता है, फॉसिल्स मिलता है। लेकिन जितने भी लिटरेरी सोर्स है उसमें पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किया गया है। और ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड था, एक ऐसा समय था जिसमें हमें दो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है, दो सभ्यता के बारे में पढ़ना होता है। जिसमें पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारे देश का, हमारे भारत का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है, सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना सभ्यता माना जाता है। ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब क्या होता है। ध्यान देंगे, सिविलाइजेशन या सभ्यता, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है। कहने का मतलब कोई एक क्षेत्र है, एक जगह है जहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के संस्कृति में समानता पाया जाने वाला। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, आप जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, इससे मान लेते हैं अयोध्या है। अयोध्या एक ऐसा जगह है जहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं। हम ये मान कर बता रहे हैं कि 10,000 लोग रहते हैं। सभ्यता का डेफिनेशन ये कहता है कि उन सभी 10,000 लोगों के जो संस्कृति है वो एक जैसा है। आप कह सकते हैं कि इन सभी का जो कल्चर है वो एक जैसा है। इसी चीज़ को सभ्यता कहते हैं या सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कुछ इसी तरीके से है, जिसमें सभी लोगों की जो संस्कृति है वो एक जैसे पाए जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे देश का सबसे पुराना सभ्यता माना जाता है, सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है, जिसके बारे में जानकारी हमें ठीक लगभग 100 साल पहले पता चला, 1921 में। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 1921 में हमें पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोज से पहले हम किस सिविलाइजेशन को ओल्डेस्ट मानते थे, ये भी तो एक सवाल है। 1921 में हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है
और 1921 से पहले तो पता नहीं था। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हम वैदिक सिविलाइजेशन को सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानते थे। आपको पता होना चाहिए कि 1500 बीसी में या 1500 ईसा पूर्व में हमारे भारत पे आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से, जिसने एक रूरल सिविलाइजेशन का स्टार्ट किया था, ग्रामीण सभ्यता का शुरुआत किया था, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसी को हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानते तो थे, लेकिन 1921 में सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल है या जो साइट है उसका खोज कर लिया गया, और उसके खोज के वजह से वैदिक सिविलाइजेशन को ओल्डेस्ट से हटा दिया गया, ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाने लगा। तो 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पहला साइट है या जो सबसे पहला स्थल है वो हड़प्पा था, जिसका खोज 1921 में हुआ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि 1921 में पहला स्थल खोजा गया। ध्यान रखेंगे 1921 में पहला स्थल खोजा गया जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। 1921 में पहला स्थल खोजा गया जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन को आखिर वैदिक सिविलाइजेशन कहा क्यों जाता है। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल कारण है। आर्यन के द्वारा इस सभ्यता का शुरुआत किया गया वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन नाम पड़ने का कारण ये है कि ये एक ऐसा टाइम था, ये एक ऐसा समय था जिसमें हमारे चारों वेदों का निर्माण हुआ, रचना हुआ। हम जानते हैं कि भारत के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेद का निर्माण इसी वैदिक सिविलाइजेशन के समय में हुआ, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम वैदिक सिविलाइजेशन रख दिया गया, वैदिक सभ्यता रख दिया गया। और यदि अब आपके मन में आ रहा होगा कि 1921 से पहले हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानते थे वैदिक सिविलाइजेशन को, लेकिन 1921 में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या घटना घटा जिसके वजह से सारा का सारा कहानी पलट गया। कहने का मतलब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन से हटा के हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को मानने लगे। अब वही घटना के बारे में हमें जानना है कि आखिर वो घटना हुआ क्या था। देखिए, कहानी कुछ ऐसा है मेरे प्यारे भाई कि एक अंग्रेज अफसर रहता है जिसे हम चार्ल्स मेसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चार्ल्स मेसन के द्वारा सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता का अवशेष प्राप्त होता है 1826 में। जब ये बात चार्ल्स मेसन ब्रिटिश ऑफिशियल को कहता है कि हाँ, हमें एक फॉसिल्स मिला है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, तो इसके बाद पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है, फिर समय बीतता है, कुछ कुछ साल हो जाते हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल। तब आपको पता होना चाहिए कि 1848 से लेके 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड डलहौजी। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं भारत में रेल का शुरुआत किए जाने का जो क्या बोलते हैं, आप कह सकते क्रेडिट या फादर आप कहिए, तो पीछे कहा जाता है डलहौजी को। डलहौजी, आपको पता है कि जब भारत आया तो उसने एक तरह का नीति का शुरुआत किया, एक पॉलिसी का स्टार्ट किया जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में हड़प की नीति कहते हैं। इसी हड़प की नीति के तहत डलहौजी ने भारत के कई सारे क्षेत्र, रियासत को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया था। डलहौजी के द्वारा ही या डलहौजी के इस कुकर्म शासन के वजह से ही 1857 का विद्रोह हुआ था। डलहौजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में रेल का शुरुआत किया था, आप कह सकते हैं कि रेलवे का शुरुआत किया था। और हम जानते हैं कि हमारे भारत का जो सबसे पहला जो रेलगाड़ी चला
वो 16 अप्रैल 1853 को चला था, बॉम्बे से लेकर ठाणे तक, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 34 किमी बताया जाता है या 34 किलोमीटर बताया जाता है। तो पहले इतना नोट करेंगे। ये लिंक है, मैं डलहौजी के कर्मों से और इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ये दोनों लिंक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बस आप केवल सुनते जाएं। तो डलहौजी के बारे में बात करें तो 1848 से लेके 1856 तक गवर्नर जनरल बनकर आता है डलहौजी, जिसके द्वारा फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, पहली यात्री रेलगाड़ी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलवाया गया। कब चलवाया गया, डेट को भी याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853, ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट डेट है। 16 अप्रैल 1853 को ही डलहौजी द्वारा सबसे पहला रेलगाड़ी चलाया गया, जो कहाँ से कहाँ तक चला था, बॉम्बे से लेकर ठाणे तक, जिसका डिस्टेंस जो है या जो दूरी है वो 34 किलोमीटर था। तो भारत का पहला यात्री रेलगाड़ी जो डलहौजी के द्वारा 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया, बॉम्बे से लेकर ठाणे के बीच, जिसका डिस्टेंस 34 किलोमीटर था। इतना नोट करेंगे पहले। तो मेरे भाई डलहौजी आया और उसने रेलवे का शुरुआत किया, रेलगाड़ी का शुरुआत किया। इसके आने के बाद एक ट्रेन तो चली गया। डलहौजी के आने के बाद क्या हुआ कि भारत के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्य में, प्रांत में रेलवे का काम शुरू हो गया। रेलवे पटरी जिसे आप कहते हैं, रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का काम भारत के बहुत सारे जगहों पे शुरुआत हो गया। ऐसे में ही एक जगह पे रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का काम चल रहा था, लाहौर से लेकर कराची के बीच रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का काम चल रहा था। होता क्या है कि अब इस काम के दौरान साफ़ सफाई हो रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा डिगिंग, खोनाई, क्या बोलते हैं, खोदाई, ठीक है ना, होता है ना कि गड्ढा करना, इस तरीके से काम होना। तो वहाँ पे ऐसा काम हो रहा था लाहौर से कराची के बीच। जब ऐसा वहाँ पे साफ़ सुथरा हुआ, डिगिंग किया गया, खोदा गया, तो वहीं पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष मिले, कुछ अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि उस अवशेष को एक ब्रिटिश ऑफिशियल रहता है, एक आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रहता है जिसे हम अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जानते हैं। तो वो इस फॉसिल्स को पकड़ता है, मतलब अपने हाथ में लेता है और फिर इसको रिसर्च करता है, छानबीन करता है, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। एक बार फिर से बता दूँ, रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, ट्रैक बिछाए जाने का काम चल रहा था लाहौर से कराची के बीच, ठीक है। वहाँ पे कुछ खुदाई हो रहे थे, साफ़ सुथरा हो रहे थे। तो वहीं पे हमें कुछ अवशेष मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इस अवशेष को अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिया, ठीक है, और फिर उसके ऊपर रिसर्च किया, जांच पड़ताल किया, ठीक है। उस समय डलहौजी था गवर्नर जनरल, तो उसने ये बात बताया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस फौजिस को बताया डलहौजी को। अब डलहौजी तो आपको पता है कि केवल और केवल विस्तारवादी नीति के तहत भारत में आया था। उसका केवल एक काम था, भारत के जितने भी रियासत थे या जितने भी क्षेत्र थे, उसको कैसे भी करके अंग्रेज ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने का काम था। इसके इधर उधर पे फोकस बिल्कुल भी नहीं था। तो कनिंघम ये फॉसिल्स दिखाता है किसे, डलहौजी को। तो डलहौजी ध्यान नहीं देता है, रिजेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। डलहौजी के बाद बनकर आता है गवर्नर जनरल कैनिंग,
आपको पता होना चाहिए डलहौजी के बाद कैनिंग बनता है। तो कैनिंग को ये दिखाता है, ऐसा हो रहा है, कैनिंग को दिखाता है, ये अवशेष कैनिंग को दिखाया। तो कैनिंग ने भी वही किया, इसने भी उतना ध्यान दिया नहीं, फोकस किया नहीं, इग्नोर कर दिया। अब बहुत लंबे समय के बाद ध्यान देंगे, बहुत लंबे समय के बाद एक वाइसरॉय बन के आता है, 1899 से लेके 1905 तक शासन करता है, जिसे हम लॉर्ड कर्जन के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कर्जन भारत के इतिहास का सबसे बदनाम, सबसे अप्रिय और सबसे कुकर्म वाइसरॉय माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे क्यों माना जाता है। कर्जन को एक शॉर्ट में बता देते हैं, हालांकि हमें मॉडर्न में पढ़ना है, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि कर्जन एक ऐसा वाइसरॉय था जिसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, और इसी एक्टिविटी के वजह से कर्जन को भारत का सबसे अप्रिय और सबसे बदनाम वाइसरॉय माना जाता है। अब कर्जन जब बनकर आता है वाइसरॉय, तो ये इस बात को ध्यान में रख लेता है, जो फॉजिल्स मिले थे सिंधु घाटी के सभ्यता का, उस पर ध्यान दे देता है। ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा है या इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कहानी है। अब कर्जन क्या करता है, अब कर्जन क्या करता है, इस बात का चर्चा या इस बात का जो स्टोरी है, बहुत फैक्चुअल स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारी बातें, अब कर्जन आता है तो कर्जन क्या करता है, क्या नहीं करता है, किसे क्या पॉइंट करता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर होता है समाप्त, जिसमें आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का एक छोटा सा लेआउट मिल गया। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो सी यू टुमारो, मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच क्लास।